नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं प्रगतिशील लेखक संघ के 13वें राज्य सम्मेलन में, जहां मुख्य अतिथि में थे गौहर रजा साहब। और गौहर रजा के बारे में अगर आपको कहूं तो ये देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक विचारधारा पर बात करते हैं। और आइए जानते हैं उन्हीं से कि इस विचारधारा की क्यों ज़रूरत है आज के समाज को और आज के युवाओं को। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस विचारधारा की ज़रूरत आज के युवाओं को है, आज के समाज को है? इसमें वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक तार्किकता आवश्यक है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर दूं। मैं ये समझता हूं कि बिना साइंटिफिक टेम्पर के समाज में विस्तार के बिना किसी देश में साइंस नहीं हो सकती, विज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा विज्ञान करने के लिए समाज को साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत होती। हम टापू नहीं बना सकते ऐसे जिनमें अच्छी साइंस समाज के सरोकार से कोई बिना मतलब रखे हुए की जा सके। अगर हमको उन्नति करनी है तो बिना साइंस के नहीं हो सकती। हमें चाइना की एग्जाम्पल पता है, हमें हमारे बराबर थे वो डेवलपमेंट में इस सेंचुरी से पहले तक। 21वीं सेंचुरी में एकदम से चाइना में उभार आया और वो हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। अब हम कंपेयर भी नहीं करते। 80 के दशक में, 90 के दशक में हम कंपेयर भी करते थे चाइना से, आज हम कंपेयर भी नहीं करते अपने को। तो किसी भी देश के लिए ये जरूरी है कि उसकी जनता जागरूक हो, उसकी जनता में साइंटिफिक टेम्पर का अगर विस्तार से विचार के स्तर के ऊपर चेतना नहीं बढ़ रही है तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और इस बात का एहसास सबसे ज्यादा वामपंथ को था और नेहरू को था, कांग्रेस के अंदर। मेरा मानना यह है कि आज जरूरत है इस बात की कि उन विचारों से, जो रूढ़िवादी विचार हैं हमारे देश में, जिस बेशर्मी के साथ उनका विस्तार किया जा रहा है, उनका प्रचार किया जा रहा है, और जिस बेशर्मी के साथ हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक जो सांसद ले लें, हम किसी भी क्षेत्र में लोगों को ले लें, जिस बेशर्मी के साथ वो सूडो साइंस को या एंटी साइंस बातें कर रहे हैं, विज्ञान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसको खत्म होना इसलिए जरूरी है कि ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत घातक साबित होगा। जब समाज में रूढ़िवादी विचारधाराएं, भ्रांतियां, मिथ और सुपरस्टिशन बढ़ने लगते हैं तो वो समाज पिछड़ने लगता है। ये हमें खाली अपने देश की नहीं बल्कि दुनिया की जो सभ्यताएं रही हैं उनमें लगातार दिखाई देती है। यूरोप डार्क एजेस से गुजरा, जिसको हम इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, मुझे ये लफ्ज सही नहीं लगता। जो अरब वर्ल्ड है उसमें यही हमको दिखाई देता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमको यही दिखाई देता है, चाइनीज सिविलाइजेशन में दिखाई देता है। और जब इन भ्रांतियों का ने हमारे समाज को जकड़ा तो हिंदुस्तान में भी हम पिछड़ गए। हमारे यहाँ आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा हुए थे, पर आर्यभट्ट की सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं थे। आर्यभट्ट को उस वक्त नकारा गया और उसमें सिर्फ पंडे शामिल नहीं थे। पंडों ने तो किया जो करना था उन्हें, क्योंकि आर्यभट्ट ने यह कहा था कि राहु केतु कुछ नहीं होते और उनकी दुकानें राहु केतु से चल रही थी, तो उन्हें तो करना ही था। पर हमारे यहाँ के उस वक्त के बुद्धिजीवियों ने भी आर्यभट्ट की जो विचारधारा थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि शायद धरती घूमती है, उसको आगे नहीं बढ़ाया, रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया। और इस वजह से पूरा समाज पिछड़ गया, पूरा हिंदुस्तान पिछड़ गया। आर्यभट्ट अकेला है जिसके बारे में हमें यह भी नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसके ऊपर भी विवाद। जबकि हमारे देश में 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी तक क्लेम किया जाता है कि मालूम होता है यार क्या।
तो कुछ तो बात है जो आर्यभट्ट के बारे में हमें नहीं पता, वही हमको आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासतौर से 2014 के बाद जिस तरह से बाबाओं का उदय हुआ है और उनको जिस तरह से रिस्पेक्ट मिली है, ये बहुत डिस्टर्बिंग बातें हैं, ये बहुत समाज के लिए बहुत बुरा है। हमारे यहाँ बाबा पकड़े जाते हैं, उनको हमारा कोर्ट कहता है कि बलात्कारी हैं। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनको छुड़ा के बाहर निकाल लेते हैं। एक बच्ची का बलात्कार होता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश का झंडा उठा करके उस बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये साइंटिफिक टेम्पर पे अटैक के बिना हो नहीं सकता। इन दोनों में हमें रिश्ता समझने की जरूरत है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें नजर डालनी चाहिए अपने 70 सालों के इतिहास में। हमें अंग्रेजों ने पूरी तरह से निचोड़ लिया था और जो आजादी हमको मिली उसमें हमारा देश, हमारा समाज पूरी तरह से लहूलुहान था। गरीब था, त्रस्त था, जख्मी था, लहूलुहान। और तब हमने इस देश में ये फैसला लिया कि इस गरीब देश में हम अपनी कमर कसेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उत्थान के लिए, उसके ढांचे बनाने के लिए पैसा लगाएंगे। उस वक्त भी बड़ा ऑपोजिशन हुआ था, आप इसरो क्यों बना रहे हैं, आप एटॉमिक एनर्जी क्यों कर रहे हैं, भुखमरी फैली हुई है और आप यहाँ पैसे लगा रहे हैं, आप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, आप IITs बना रहे हैं, वहां से तो जो निकलेगा बाहर चला जाएगा। कुछ क्रिटिसिज्म सही था, पर हमने एज अ नेशन, हमने देश के लेवल के ऊपर ये डिसाइड किया नहीं, आगे आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है कि हम यूनिवर्सिटीज बनाएं, इंस्टीट्यूशंस बनाएं, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। ये सब कुछ हमने बनाया, उसका फायदा आज की नस्ल उठा रही है। हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमने लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, उसका फायदा आज की नस्लें उठा रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा एक लैग पीरियड होता है कि आज अगर आप शुरू करेंगे तो उसकी फसलें आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद काटेंगे। ये याद रखना चाहिए कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, विज्ञान के ऊपर हम हमला करेंगे तो शायद आज हमें पता ना लगे कि क्या नुकसान हमने कर दिया। उसका खमियाजा, उसके परिणाम अगले 70 साल तक हमारी अगली नस्लें भुगतेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम चेताने की कोशिश करें अपने समाज को कि विज्ञान पर हमला हमें बर्दाश्त नहीं। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं है जो नाले की गैस से चाय बनाने की बात करे। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं है जो ये कहे कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। हमें एक ऐसा जज बर्दाश्त नहीं है जो ये कहे कि प्रजनन मोर का आंसुओं से होता है। हमें एक ऐसा सांसद बर्दाश्त नहीं है जो ये कहे कि गाय के ऊपर ऐसे हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, ऐसे हाथ फेरो तो ऊपर चला जाएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, चेतना के ऊपर सीधा हमला है। हमें एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं है जो ये कहे कि हमारे देश में इंटरनेट था तो सैटेलाइट था तो रॉकेट था, ये भटकाना है और इसके भयानक परिणाम निकलेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज हम में से हर एक का वो दायित्व है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हर एक की जिम्मेदारी है साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और ह्यूमनिज्म फैलाना। और इसका मतलब ये है जब हर एक की जिम्मेदारी है तो हर इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी है, फिर प्राइम मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी और आपकी चैनल की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं साइंटिस्ट हूँ इसलिए जिम्मेदारी,
बल्कि आप एक नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी। और आप नागरिक तब भी हैं जब आप रिपोर्टर हैं, आप नागरिक तब भी हैं जब आप जज हैं, आप नागरिक तब भी हैं जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आप नागरिक तब भी हैं जब आप एक कंपनी चला रहे हैं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है और हमें ये जिम्मेदारी निभानी है। आज के समय में जैसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश है और उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि शिक्षा कमज़ोर कर दी जाए तो लोग रूढ़िवादी हो जाएंगे और पुरानी चीज़ों को ही ज़्यादा कुरेदा जा रहा है, जिससे आगे की सोच और विचार नहीं बन पा रहे हैं? तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में हमने शिक्षा को बर्बाद करने के भयानक परिणाम देखे। वहाँ मिडिल क्लास ने और राजनेताओं ने अपने बच्चों को हमेशा बाहर भेज करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और मुल्क से बाहर पढ़ाया, और बाकी सबके लिए उन्होंने, जिनको मदरसा कहा जाता है, मदरसे का मतलब स्कूल होता है, तो इसलिए मैं इस्लाम से उसको नहीं जोड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है आजकल, मदरसे का मतलब ही मुसलमान हो जाता है, वो बकवास है। हमसे पिछली जनरेशन स्कूल का नाम नहीं जानती थी, हर स्कूल को मदरसा ही कहती थी, कम से कम नॉर्दर्न इंडिया। बहरहाल वो अलग बहस है। मैं ये समझता हूँ कि वो हमको टेम्पलेट दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान में जब आम जनता के लिए हमने सेकेंड और थर्ड रेट एजुकेशन कर दी और पैसे वालों के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बना करके उनको बाहर से पढ़ाया, तो उसके क्या परिणाम निकले। एकल विद्यालय हूँ, आरएसएस के स्कूल हूँ, वो मेरे लिए मदरसे हैं पाकिस्तान के, और इसके भयानक परिणाम निकलेंगे। जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं एजुकेशन का, तो आप ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, उन्हें बर्बाद करना जरूरी हो जाता है। आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो प्राइवेट के लिए आपको मार्केट क्रिएट करना है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन होती रहेगी, तो कोई महंगी शिक्षा की तरफ नहीं जाएगा। आज भी हमारे देश में अगर किसी का सिलेक्शन जेएनयू में और आईआईटी में हो जाता है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को नहीं भेजता। तो अगर हमें प्राइवेटाइजेशन करना है या अंबानी अडानी के हाथ में पूरे मुल्क को सौंपना है, कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में सौंपना है, तो फिर हमें जेएनयू को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर हमें आईआईटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, और वो होता हुआ योजनाबद्ध तरीके से हमें दिखाई देगा। चूँकि ये चुनौतियों का वक्त है, ऐसा आप कह रहे हैं और ऐसा आप मानते हैं, युवाओं को इस पर क्या करना चाहिए? इस वैज्ञानिक चेतना को बनाए रखने के लिए युवाओं को क्या खास करना चाहिए? उनके लिए क्या संदेश है आप? जो पाकिस्तान में हुआ वो इसलिए आसान हो पाया कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क था। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ युवा जागरूक, हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम ने जिस युवा को निकाला है अब तक, वो इसको होने नहीं देगा आसानी से। और इसीलिए हमको अग्निवीर के वक्त के ऊपर या जब घोटाला होता है कोई, उसमें युवा पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ उठता हुआ दिखाई देता है। सीए का मामला हो, किसान मूवमेंट हो, उसमें युवा हमको शामिल होता हुआ दिखाई देता है। ये हमें पाकिस्तान में नहीं दिखाई दिया, और इसकी वजह यह है कि बहुत डाइवर्स है कंट्री। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पिछले 70 साल में बहुत परेशानियों के बावजूद दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स में से था। बहुत परेशानियां थी, बहुत त्रुटियां थी। हम उन त्रुटियों के खिलाफ जब नौजवान थे तो आवाज़ उठाते थे, पर ये आवाज़ उठाने का ट्रेडिशन जो है हमारे यहाँ, वो बहुत, उसकी जड़ें मजबूत हैं। इसको तोड़ना, इसको ख़त्म करना मुश्किल होगा। आज का युवा मेरा इंतज़ार नहीं करेगा कि मैं उनको कोई संदेश दूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये युवा
अगले कुछ सालों में उठेगा और जो नीतियां बनाई जा रही हैं देश के खिलाफ हैं, उसको बदलने की भरपूर कोशिश करेगा। उसमें अगर उनको भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना हो तो वो उखाड़ फेंकेगा। एक आखिरी बात आपसे जो करनी थी कि एक्सट्रीमिज्म हर वर्ग में, हर समाज में एक तरीके से जो है नुकसानदायक है, चाहे वो धर्म किसी भी तरीके का हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ एक्सट्रीमिज्म की जो है वो मनाही होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि क्या सिर्फ हिंदू ही जो है एक्सट्रीमिज्म की ओर जा रहे हैं, या वो जो है अपने देवी देवताओं या इन सब चीज़ों पे एक्सट्रीम एक विचारधारा बनाते हैं, अन्य वर्ग भी उसी तरीके का कुछ काम कर रहे हैं? तो ये धर्मों का जो एक जाल है वो कहीं ना कहीं हमें भ्रमित कर रहा है। धर्म का पॉलिटिक्स में आना हमेशा ही एक बहुत भयानक जहर की शक्ल लेता है। फिर मैं पड़ोसी पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, या म्यांमार की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में धर्म जहाँ पॉलिटिक्स के साथ मिलाया गया है, वहाँ पर एक ऐसा जहर तैयार हुआ है जिसने समाज को अंधकार की तरफ धकेला है। हिंदुस्तान में आज हमको ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं और पॉलिटिकल पार्टीज भी धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हुई है। ये भयानक है और इसलिए इसका जवाब साइंटिफिक टेम्पर है कि हम उसका विस्तार करें। धर्म अगर पर्सनल स्पेस में है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जब भी धर्म राजनीति के साथ मिलता है तो वो एक्सट्रीमिज्म को जन्म देता है। वो एक्सट्रीमिज्म किसी भी कोने से उभर सकता है। सवाल ये नहीं है कि वो हिंदुओं के बीच में पैदा होगा, मुसलमानों के बीच में पैदा होगा, क्रिश्चियंस के बीच में पैदा होगा, ये सवाल नहीं, वो कहीं भी पैदा हो सकता है। सवाल ये है कि क्या हम राजनीति को धर्म के चट्टान के ऊपर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जो हमें आरएसएस और बीजेपी में दिखाई दे रहा है। और उन्हें 2014 में खास तौर से ये नशा चढ़ा है कि धर्म का इस्तेमाल करके गद्दी हासिल की जा सकती है। अगर इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में होती तो वो वही कर रही होती जो जमात इस्लामी वहाँ कर रही है। हिंदुस्तान में हिंदुइज्म का चोला पहन करके और पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करके कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फ़र्क है कि नहीं है, कभी फ़र्क है और कभी नहीं है, लगातार कहते हैं। सावरकर कहते हैं फ़र्क है, आज का कार्यकर्ता उनका कहता है कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही। तो मैं ये समझता हूँ कि इस देश की जड़ों को हिलाने की जो कोशिश की जा रही है इस तरह की राजनीति करके, वो लॉन्ग टर्म में शायद सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस नशे का शिकार हो गई हैं कि अगर हमें गद्दी हासिल करनी है तो हमें धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा और उसको पब्लिक अरेना में लाना होगा। हमको मस्जिद गिरानी होगी, मंदिर बनाना होगा, हमको अपनी यात्रा जो है वो एक हनुमान मंदिर से शुरू करनी होगी, हमको अपना जनेव दिखाना पड़ेगा। कल तक दरगाहों पे भी जाते थे, आज दरगाहों पे बंद हो गया। कल तक मुल्लाओं की भी आवाज़ थी, आज वो भी बंद हो गई। तो ये जो धर्म का मिश्रण है ये उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते पर पाकिस्तान गया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे गौहर रजा जी जो बात कर रहे थे वैज्ञानिक चेतना की, वैज्ञानिक सोच की, जो हर गलत में एक आवाज़ उठाने की और हर गलत में तार्किक चीज़ों को रखने की। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, अनूपपुर।